क्या आप जानते हैं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया और आईटी क्रांति की नींव रखी? उनके निधन के बाद उनकी खुद की पार्टी ने उनका सब पार्टी मुख्यालय में रखने से मना कर दिया था। उस पार्टी को डर था कि इस नेता के योगदान को याद करने से एक परिवार की चमक फीकी पड़ जाएगी। सोचिए कितना दिल तोड़ने वाला सच है। लेकिन ये कोई अकेला मामला नहीं है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 काबिल नेताओं की जो परिवारवाद की भेंट चढ़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, मणिशंकर अय्यर। ये वो नेता हैं जो कभी कांग्रेस के बड़े बुद्धिजीवी चेहरा हुआ करते थे। खुद उन्होंने माना कि उनका राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने ही बनाया और वही उनकी बर्बादी की वजह भी बना। एक ऐसे शख्स जो कभी गांधी परिवार का खास हुआ करता था, आखिर समय में ये कहते रह गया कि पिछले 10 सालों में मुझे सोनिया गांधी से अकेले में मिलने तक का मौका नहीं मिला। और फिर 2017 में उनका वो नीच किस्म का आदमी वाला बयान उनके राजनीतिक करियर की आखिरी कील साबित हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सस्पेंड होने के बाद अय्यर का दावा था कि राहुल गांधी उनसे इस कदर कतराते थे जैसे वो किसी राजनीतिक कोड़ी हों। गांधी परिवार से इतनी नज़दीकी और फिर इतनी दूरी। अब जरा दिल को थामिए क्योंकि अब हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो 2 बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। नंबर 9, शरद पवार। महाराष्ट्र के इस दिग्गज नेता ने महज 37 साल की उम्र में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। कहा जाता है कि पवार के पास प्रधानमंत्री बनने का न सिर्फ एक बल्कि दो मौके आए, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी दांव-पेच और गांधी परिवार के करीबी लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। उनके बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 1978 में पवार ने महाराष्ट्र में अपनी ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और 38 विधायकों को साथ लेकर नई सरकार बना डाली। यानी सिस्टम से लड़ना उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला था। फिलहाल हम पवार साहब की कहानी को यहीं रोकते हुए एक और ऐसे नेता की तरफ बढ़ते हैं जिसे प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग चुन लिया गया था। नंबर 8, माधवराव सिंधिया। ग्वालियर के राजा जिन्होंने अपनी मां की पार्टी का साथ छोड़कर 1980 में कांग्रेस ज्वाइन की। 1984 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज को हरा दिया था। वो इंदिरा और संजय गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन एक शाही परिवार से आने के बाद भी गांधी परिवार की राजनीति ने उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। और यहाँ आता है एक बेहद हैरान कर देने वाला सच। उनका अपनी मां राजमाता विजया राजे सिंधिया से भयंकर झगड़ा सिर्फ राजनीति को लेकर नहीं था। माधवराव को तब गहरा झटका लगा जब उन्होंने देखा कि उनके महल के तहखानों में रखे सोने चांदी के कुएं उनकी मां की राजनीतिक फंडिंग के लिए खाली हो रहे थे। पैसों की यही तंगी शायद उनके लिए एक बड़ी सीख थी। पारिवारिक राजनीति की रस्साकशी में उनकी काबिलियत हमेशा उलझी रही और महज 56 साल की उम्र में एक विमान हादसे में सब खत्म हो गया। नंबर 7 पर है एस.एम. कृष्णा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे एस.एम. कृष्णा को बेंगलुरु का सबसे आधुनिक चेहरा बनाने का श्रेय जाता है। लेकिन करीब 43 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बजाय उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पार्टी में अब और परिवारवाद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका बयान था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी राहुल गांधी बिना किसी ऊंचे पद के हर मामले में दखल देते थे। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। खबर ये भी थी कि एस.एम. कृष्णा खुद परिवारवाद के खिलाफ इतने सख्त थे कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि वो खुद को परिवारवाद का विरोधी मानते थे। अब नंबर 7 के बाद जरा सांस ले लीजिए और गियर बदलिए, क्योंकि आगे की कहानी असली गद्दार और वफादार के फ़र्क को मिटा देगी। नंबर 6, हेमवती नंदन बहुगुणा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक कद्दावर नेता। इंदिरा गांधी ने जब उन पर बगावत का आरोप लगाकर पद छोड़ने को कहा तब उन्होंने वो मशहूर लाइन बोली थी, हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। बाद में वो वापस कांग्रेस में आए तो जरूर, लेकिन नौकरशाही के एक बड़े खेल में उन्हें राजीव गांधी ने 1984 के चुनाव में ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा कर दिया जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो उम्मीदवार थे अमिताभ बच्चन। यकीन मानिए उस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू अमिताभ के समर्थकों द्वारा गढ़ा गया वो नारा था, नटवर फंसा शिकंजे में वोट पड़ेगा पंजे पे। बतौर सेलिब्रिटी उम्मीदवार के सामने बहुगुणा लाख सवा लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए। कहते हैं इस हार का सदमा वो कभी नहीं भूल पाए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। नंबर 5, प्रणब मुखर्जी। बंगाल का ये ब्राह्मण नेता जिसे कभी इंदिरा गांधी का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था। 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई तब हर किसी को लग रहा था कि अगला प्रधानमंत्री प्रणब दा ही होंगे। अनुभव के मामले में वो सबसे आगे थे, लेकिन हुआ उल्टा। राजीव गांधी के करीबी लोगों ने उन्हें सत्ता का भूखा बताकर किनारे कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया।
अब एक बेहद शर्मनाक तथ्य सुनिए। कहा जाता है कि प्रणब दा को अपने प्रधानमंत्री बनने पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कार्यालय के लिए जरूरी फाइलों और कागजों को साउथ ब्लॉक में नई अलमारियों में लगवाना शुरू कर दिया था। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और वो कुर्सी उनके हाथ से निकल गई और बाद में राष्ट्रपति जरूर बने, लेकिन पीएम बनने का सपना अधूरा ही रह गया। जरा रुकिए, अभी तो ये सिर्फ राजनीतिक साजिशें थीं, लेकिन अब हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसे उसकी ही पार्टी के लोगों ने कुर्सी से घसीट कर सड़क पर फेंक दिया था। नंबर 4, सीताराम केसरी। 1996 में 377 सीटें हारने के बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले बुजुर्ग नेता केसरी जी बड़े दिनों तक कांग्रेस के खजांची रहे। मगर जब सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा तो केसरी जी की कुर्सी जाने का समय आ गया। साल 98 की एक सुबह पार्टी के ही सैकड़ों कार्यकर्ता अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पर चढ़ आए और बूढ़े केसरी को सरेआम अपदस्थ करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे हिला देने वाला दृश्य तब था जब घसीटे जाने के बाद उस रात बारिश में भीगते हुए केसरी अकेले अपनी कार की तरफ चले जा रहे थे। कहते हैं रोते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये तो मेरा अपना घर था। कुछ ही समय बाद एक छोटे से कमरे में अपनों से अपमानित ये नेता दुनिया को अलविदा कह गया। परिवार के लिए लड़ने वालों का ये हाल हुआ तो अब जरा देखिए उस शख्स की कहानी जिसने सीधे सीधे परिवार की कुर्सी को चुनौती देने की गुस्ताखी कर दी थी। नंबर 3, जितेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उभरे जितेंद्र प्रसाद नेहरू गांधी परिवार के पुराने वफादारों में से एक रहने के बाद उन्होंने साल 2000 में इतिहास रचने की ठान ली। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खुद सोनिया गांधी के खिलाफ नामांकन भर दिया। ये परिवार के वर्चस्व के लिए एक सीधी खुली चुनौती थी और अब फैक्ट ये है कि इस चुनाव का नतीजा किसी जलील हार से कम नहीं था। करीब 7,000 से ज़्यादा पार्टी प्रतिनिधियों में से जितेंद्र प्रसाद को मात्र 94 वोट ही मिल पाए। सोनिया गांधी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। इस हार के बाद पार्टी में उनकी पूंछ पूरी तरह खत्म हो गई और विडंबना देखिए, सालों बाद उनके ही बेटे जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। ठीक है, चुनाव तो चुनाव होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कभी भारत में एक गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री इसलिए चुना गया था ताकि असली काबिल नेता को पीछे रखा जा सके। नंबर 2, यशवंतराव चौहान। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री यशवंतराव चौहान ने लगभग हर अहम मंत्रालय संभाला। 60 के दशक में वो देश के सबसे अनुभवी और पढ़े लिखे नेताओं में गिने जाते थे। सन 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक रूप से निधन हो गया तो हर कोई मान रहा था कि चौहान जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुन लिया जिसे वो अपनी कठपुतली समझते थे और वो उम्मीदवार थी इंदिरा गांधी। सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि उस दौर के एक मशहूर अखबार ने इंदिरा जी के लिए गूगी गुड़िया शब्द का इस्तेमाल किया था ताकि ये दिखाया जा सके कि चौहान ज़्यादा काबिल हैं। लेकिन ठीक इससे उल्टा हुआ। चौहान तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके और इंदिरा जी ने बाद में उन सब किंग मेकर्स की ही कुर्सी छीन ली। सिस्टम का शिकार होकर एक योग्य प्रधानमंत्री हमने शायद उसी दिन खो दिया। और अब दोस्तों, आखिरी पायदान, वो नेता जिसकी कहानी सुनकर शायद आपका खून खौल उठे, वही नेता जिसका शव पार्टी मुख्यालय के अंदर तक नहीं आने दिया गया। जी हाँ, नंबर 1, पीवी नरसिम्हा राव। भारत की अर्थव्यवस्था के उद्धारकर्ता, आईटी क्रांति के जनक और 9 भाषाओं के जानकार। 1991 के आर्थिक संकट में जब देश दिवालिया होने की कगार पर था, तब प्रधानमंत्री राव ने ही वो साहसिक फैसला लिए जिसने आज हमें दुनिया की बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन जब ये नेता चुनाव हार गए तो गांधी परिवार ने इनसे हर तरह का संबंध खत्म कर लिया। नरसिम्हा राव पर बाबरी मस्जिद गिराए जाने और कई घोटालों का आरोप लगा और पार्टी ने चुपचाप किनारा कर लिया। और अब वो बात जो वीडियो की शुरुआत में सुनकर आप दंग रह गए थे। साल 2004 में जब उनका निधन हुआ तो उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी उन्होंने दशकों तक सेवा की, उनके पार्थिव शरीर को अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में रखने से मना कर दिया। गांधी परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य उनके अंतिम दर्शन तक नहीं गया। सोचिए, वो शख्स जिसने देश को बचाया अपने ही घर में सम्मान नहीं पा सका। ये परिवारवाद की सबसे क्रूर तस्वीर थी।